तो अपन डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का मैकेनिज्म। क्लियर है? अब हम लोग डाइजेशन किस किस बेस पे देख सकते हैं। पहला कि हम लोग एक एक एंजाइम को उठाएं, उसके द्वारा सॉरी किए गए कांड को देखें, तब पता चले डाइजेशन कैसे हुई है। या फिर हम लोग एक एक फूड सबस्ट्रेट उठाएं, फिर उसको देखें कि इस पर किस किस एंजाइम ने कांड किया है, फिर डाइजेशन समझ सकते हैं। या एंड प्रोडक्ट देखें कि ये कहाँ से आया, कैसे बना, किसने बनाया, तब डाइजेशन समझ आ सकती है। सबसे आसान है, हम फूड सबस्ट्रेट्स को उठाएंगे, उनका सारा फ्यूचर प्लान देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले फूड सबस्ट्रेट की कैटेगरी में हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को। किसे? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम लोग लेते हैं वो है स्टार्च। स्टार्च से हम लोग आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टार्च कैसा होना चाहिए? स्टार्च शुड बी बॉइल्ड, उबला हुआ होना चाहिए, कच्चा स्टार्च नहीं होना चाहिए। पहली बात, स्टार्च आलू में बहुत होता है, तो उबले आलू होने चाहिए, उबले हुए आलू, कच्चे नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो? चलो, अब बॉइल्ड स्टार्च हम लोगों ने लिया, इस पर एक्शन देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्यों, कौन करता है। तो पहली बात, इस स्टार्च को हम लोग परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। 30% और 70%। 30 और 70 के रेशियो में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसी रेशियो में ये डाइजेस्ट होता है। 30% इसका डाइजेशन हो जाता है हमारी बक्कल कैविटी में। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेज यानी अमाइलेज एंजाइम। कौन सा अमाइलेज? स्लाइवा का अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज यानी टाइलिन। तो 30% पे काम करेगा टाइलिन, और इस 30% स्टार्च को तोड़ देगा किसमें? मैल्टोज प्लस डेक्सट्रोज में। क्लियर है? तोड़ दिया। चलो, अब बच गया जो 70%, वो कहाँ जाएगा? अब ये जो 70% बचा है, ये जाएगा आगे बक्कल कैविटी से निकल करके फेरिंक्स में, और फेरिंक्स से इसोफेगस में। फेरिंक्स से इसोफेगस ऐसे पार्ट है जहाँ डाइजेशन होता ही नहीं, फिर पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता, कोई एंजाइम ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला। तो फिर क्या होगा? आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, जहां सब चीजों की डाइजेशन होती है, वहां इसकी भी डाइजेशन होगी। कार्बोहाइड्रेट एक काम करेगा एंजाइम अमाइलेज, जैसे ये टाइलिन स्लाइवरी अमाइलेज था, इसी तरह यहाँ पर काम करने वाला अमाइलेज आता है पेनक्रिएटिक जूस से, पेनक्रिएटिक अमाइलेज। क्लियर है? पेनक्रिएटिक अमाइलेज, समझ रहे हो? और अमाइलेज तो वही काम करता है जो स्लाइवरी अमाइलेज ने किया था। क्या किया? इसको तोड़ देगा माल्टोज प्लस डेक्सट्रोज में। माल्टोज और डेक्सट्रोज में तोड़ देगा। समझ रहे हो? अब माल्टोज और डेक्सट्रोज जो है, इनका फर्दर क्या होगा? ये कैसे कंपाउंड बन गए? ये दो दो शुगर मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड बन गए, जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल हो, दो शुगर मॉलिक्यूल हो, दो शुगर मॉलिक्यूल हो। समझ रहे हो? इन्हें बोला जाता है डाइसैकेराइड्स। ठीक है? और इन पे काम करेगा कौन? डाइसैकेराइडेज। क्लियर? अब इन पे काम करेंगे एंजाइम डाइसैकेराइडेज। डाइसैकेराइडेज एंजाइम काम करेंगे और चेंज कर देंगे इन्हें, वह डाइसैकेराइडेज मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देंगे। और मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देंगे मोनोसैकेराइड्स।
अब इससे सिंपल फॉर्म नहीं हो सकती इनकी, क्यों? क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल आ गया, इससे ज्यादा टूटेंगे तो शुगर मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी, फिर तो कुछ और ही मिलेगा। तो देखो डाइसैकेराइड्स, माल्टोज डेक्सट्रोज बने ना, ये क्या है? डाइसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड्स पे काम किया डाइसैकेराइडेज ने, मोनोसैकेराइड्स बना दिया। अब क्या सिर्फ माल्टोज डेक्सट्रोज होते हैं डाइसैकेराइड्स? नहीं, और भी होते हैं। जैसे पहला तो माल्टोज ही है, फिर सुक्रोज है, फिर लैक्टोज है, फिर डेक्सट्रोज है, मैनोज है, कई तरह के होते हैं, ठीक है। इन पे काम करेंगे डाइसैकेराइडेज और इन्हें तोड़ देंगे मोनोसैकेराइड्स में। अब कौन से डाइसैकेराइडेज होंगे और कौन कौन से मोनोसैकेराइड में ये टूटेगा, समझने वाली चीज है। एक सेकंड रुको तुम लोग। तो देखो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, डेक्सट्रोज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डाइसैकेराइड्स के। अब इन पे डाइसैकेराइडेज काम करेंगे तो इन्हीं की कैटेगरी के डाइसैकेराइडेज होंगे। जैसे माल्टोज पे काम करने वाला माल्टेज, सुक्रोज पे काम करने वाला नहीं, यही गलती करते हैं, ये है इनवर्टेज। इनवर्टेज। लैक्टोज पे काम करने वाला लैक्टेज, और डेक्सट्रोज पे काम करने वाला डेक्सट्रेज। क्लियर है? और इनको तोड़ेगा मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स कैसे? माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। क्लियर है? सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। क्लियर है? लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। डेक्सट्रोज टूटेगा, ये भी एट लास्ट अल्फा डेक्सट्रिन वगैरह बना करके ग्लूकोज में टूटता है। क्लियर है? ये हैं मोनोसेक्राइड्स और ये हो जाएंगे एब्जॉर्ब, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है ये। तो ये हुआ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, समझ रहे हो? तो ये हैं सारे डाइसेक्राइडेज एंजाइम। क्लियर है? दो ही एंजाइम काम आए ना, अमाइलेज और डाइसेक्राइडेज। अमाइलेज दो तरह के, टाइलिन जो कि स्लाइवरी अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज है पेनक्रियाज वाला, और फिर डाइसेक्राइडेज, डाइसेक्राइडेज इस तरह के होते हैं। समझ रहे हो? ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। निपटाओ निपटाओ, हो गया? चलो, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं नेक्स्ट फूड सबस्ट्रेट पे। नेक्स्ट फूड सबस्ट्रेट पे, नेक्स्ट फूड सबस्ट्रेट क्या है? नेक्स्ट फूड सबस्ट्रेट हम लोग जो देखेंगे डाइजेशन जिसका, वो है प्रोटीन। प्रोटीन किस तरह से डाइजेस्ट होता है? तो पहली बात, बक्कल कैविटी में प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती। फेरेंक्स इसोफेगस में तो किसी चीज की डाइजेशन नहीं होती। तो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई? अबे गधे, बीच में एक पार्ट बच गया, स्टमक, गैस्ट्र में। ठीक है? तो देखो प्रोटीन है, आया, और गैस्ट्र में इसकी डाइजेशन होगी। गैस्ट्र में इसकी डाइजेशन कौन करता है?
पेप्सिनोजन जो कि एक्टिवेट होकर के बन गया था, पेप्सिन एक्टिवेट किससे हुआ है वो, HCl के प्रेजेंस में, और इसको तोड़ता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। क्लियर है? इसी तरह अगर फिर भी कुछ प्रोटीन बच गया, फिर भी कुछ प्रोटीन बच गया, तो उसकी डाइजेशन के लिए है हमारे पास हमारी पेनक्रियाटिक जूस का एंजाइम ट्रिप्सिन, जो कि ट्रिप्सिनोजन के एक्टिवेशन से बना है। किसने एक्टिवेट किया? एंटेरोकाइनेज ने। क्लियर है? अब ट्रिप्सिन इसको क्या करेगा? ट्रिप्सिन भी पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में तोड़ देगा। क्लियर है? तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स। अब फर्दर देखो इन पे एक्शन किसका होगा, तो ये तो पेप्टोन्स है, ये प्रोटियोसिस है, इन पे एक्शन किसका होगा? ठीक है, ये नहीं लिए क्योंकि दोनों एक ही बात है ना। ठीक है, तो पेप्टोन्स प्रोटियोसिस पे, पेप्टोन्स पे एक्ट करेंगे एंजाइम काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और प्रोटियोसिस पे एक्ट करेगा एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्लियर है? ये है काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, दो एंजाइम्स हैं जो कि काम करेंगे। अब ये क्या करेंगे भाई? ये दोनों एंजाइम्स प्रोटीन्स और प्रोटियोजेज को तोड़ देंगे, किस फॉर्म में? डाइपेप्टाइड्स की फॉर्म में। इनसे बन जाएंगे डाइपेप्टाइड्स, और डाइपेप्टाइड्स पे काम करने के लिए हमारे पास एंजाइम है डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड्स का क्या करेगा? इन्हें तोड़ेगा, इन्हें चेंज कर देगा किस फॉर्म में? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड में। क्लियर है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्रोटीन डाइजेशन की अमीनो एसिड्स। समझ रहे हो? क्लियर है? तो पेप्सिन कहाँ था? स्टमक में। ट्रिप्सिन कहाँ था? पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम था, ड्यूडेनम में एक्शन कर रहा है। काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये कहाँ थे? पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम थे, ड्यूडेनम में एक्ट कर रहे हैं। डाइपेप्टाइडेज इंटेस्टिनल जूस का एंजाइम है, सक्कस इंटेरिकस का, ध्यान है ना, सक्कस इंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस उसका एंजाइम है, और ड्यूडेनम में ही एक्ट करेगा, अमीनो एसिड बना देगा। क्लियर है? ये हुआ। समझ रहे हो? ये प्रोटीन की डाइजेशन। ये तो नॉर्मल डाइजेशन थी। प्रोटीन का एक और एंजाइम पढ़ रखा है हम लोगों ने, वो किस काम आता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि पेप्सिन के साथ एक होता है रेनिन, जो कि प्रो रेनिन के एक्टिवेशन से बना है, वो किस काम आएगा? तो देखो समझने की कोशिश करना। जब हम लोग बच्चे होते हैं, मिल्क शुगर, अबे मिल्क शुगर तो लैक्टोज है, मदर मिल्क शुगर, जो मदर मिल्क सिक्रीट करती है उसमें शुगर होती है। ठीक है, सॉरी शुगर नहीं, उसमें प्रोटीन की बात करें, शुगर तो अलग है, शुगर तो लैक्टोज होगी। प्रोटीन, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोटीन होगा कैसीन। कैसीन प्रोटीन होगा। क्लियर है? और ये कैसीन प्रोटीन नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होता, इसके डाइजेशन के लिए हमें चाहिए एंजाइम रेनिन।
इसके डाइजेशन के लिए चाहिए रेनिन। रेनिन क्या करता है, कैसीन को चेंज करके बना देता है पैराकैसीन। पैराकैसीन, और पैराकैसीन जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही इसको कैल्शियम आयन मिलेंगे, जैसे ही इसको कैल्शियम आयन की अवेलेबिलिटी होगी, ये कैल्शियम आयन के साथ जुड़ेगा और बना देगा कैल्शियम पैराकैसिनेट। कैल्शियम पैराकैसिनेट, क्लियर है, समझ रहे हो, कैल्शियम पैराकैसिनेट बन जाएगा। और अब ये कैल्शियम पैराकैसिनेट फिर फर्दर डाइजेस्ट होगा ट्रिप्सिन की हेल्प से, क्लियर है। ये होता है, ये रेनिन का फंक्शन था, रेनिन, ये इंपॉर्टेंट है। मदर मिल्क का प्रोटीन होता है, जो कि अब अडल्ट हो चुके हैं हम लोग, तो मदर मिल्क पे फीड नहीं करते, फीड नहीं करते तो अपने अंदर कैसीन नहीं जाता, कैसीन नहीं जाता तो रेनिन की जरूरत नहीं पड़ती, तो अपने अंदर रेनिन का सिक्रीशन लगभग ना के बराबर या बंद हो जाता है, और अपने अंदर सिक्रीशन रहता है सिर्फ पेप्सिन का, यानी पेप्सिनोजन। क्लियर, ये प्रोटीन डाइजेशन था, ये प्रोटीन डाइजेशन था, क्लियर है, समझ आया। अब आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग डाइजेशन देखेंगे फैट की। फैट, क्लियर, फैट की डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटी में नहीं होती, लिंगुअल लाइपेज है जिसे हम इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। फेरिंक्स इसोफेगस में किसी की डाइजेशन नहीं होती। स्टमक गैस्ट्रिक लाइपेज है, बट हम इग्नोर करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा उतना इफेक्टिव नहीं है, तो वहाँ भी नहीं होती। स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में इसकी डाइजेशन होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ड्यूडेनम में डाइजेशन होती है फैट की। कैसे होती है, तो देखो अभी हम लोग जो लेकर के चले हैं, अभी हम लोग जो लेकर के चले हैं, ये फैट है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स वाला, लार्ज फैट ग्लोब्यूल, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है ये, क्लियर है, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल है फैट के। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में पहुंचेगा ये, तो क्या होगा, इसकी होगी इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन किसकी हेल्प से, बाय बाइल, बाइल इसको इमल्सिफाई करेगा। इमल्सिफाई करने का मतलब है फैट ही रहेगा बट छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाएगा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, क्लियर, छोटे फैट ग्लोब्यूल में टूटा। अब इस पे काम कौन करेगा भाई, अब इस पे काम करेगा पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम, जो कि बाइल के प्रेजेंस में एक्टिवेट हुआ है, लाइपेज। और लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ता है और किस में चेंज कर देता है, डाइग्लिसराइड्स, क्लियर है। अब डाइग्लिसराइड्स जैसे ही बना, तो हमारे इंटेस्टिनल जूस में एंजाइम है डाइग्लिसराइडेज, डाइग्लिसराइडेज। डाइग्लिसराइडेज क्या करेगा, इस डाइग्लिसराइड्स को तोड़ देगा फैटी एसिड
फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। क्लियर है, समझ गए? ये है फैट की डाइजेशन, लाइपेज डाइग्लिसराइडेज। और पहले बाइल ने एमल्सिफाई किया, लाइपेज ने तोड़ा, डाइग्लिसराइड्स ने कतई छोटी फॉर्म में चेंज कर दिया। ये फैट डाइजेशन कंप्लीट हुआ। चलो, यहाँ ये इमल्सिफिकेशन के बाद डाइग्लिसराइड्स में टूटता है। यहाँ पहले ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, फिर डाइग्लिसराइड्स बनते हैं, फिर लास्ट में मोनोग्लिसराइड्स बनते हैं। ठीक है, समझो? फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। क्लियर है? ये हुई फैट की डाइजेशन। अब हम चलते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों की डाइजेशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और सबस्ट्रेट बच गए जिनकी डाइजेशन देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने एंजाइम डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड। कौन कौन से? तो जैसे एक सबस्ट्रेट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, क्लियर है? न्यूक्लिक एसिड दो तरह का हो सकता है, या तो हो डीएनए या हो आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो डीएनए पे एक्ट करने वाला डीएनएज एंजाइम, आरएनए पे एक्ट करने वाला आरएनएज, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है न्यूक्लिएज। डीएनए न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएज। डीएनएज और आरएनए पे काम करने वाला आरएनएज। क्लियर है? राइबोज न्यूक्लिएज। क्लियर? चेंज कर देगा, तोड़ देगा इन्हें किस फॉर्म में? जिस चीज की ये बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है? चेन्स हैं। किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। डीएनए है तो डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है? आरएनए है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स बन गए तो न्यूक्लियोटाइड्स पे काम करने के लिए अपने पास एंजाइम है। कौन सा? न्यूक्लियोटाइडेज। शाबाश, न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज। ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो डीएनए न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडेज, डी राइबो न्यूक्लियोटाइडेज। क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड्स ने क्या किया? इनको चेंज कर दिया न्यूक्लियोसाइड्स में। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, और ये राइबो न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? अब न्यूक्लियोसाइड्स जो बने हैं इन पे काम करने के लिए अपने पास है न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइड पे काम करने के लिए न्यूक्लियोसाइडेज। अब न्यूक्लियोसाइडेज क्या करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज इनको और फर्दर तोड़ेगा। तो और किस फॉर्म में तोड़ सकता है? तो पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर यानी यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस
बेस। समझ रहे हो? तो ये डीएनए की डाइजेशन और आरएनए की डाइजेशन, यानी न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन पहले काम किया न्यूक्लियस ने, न्यूक्लियस ने काम किया, फिर न्यूक्लियोटाइडेज ने काम किया, फिर न्यूक्लियोसाइडेज ने काम किया। क्लियर है? और एट लास्ट जाकर के हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म मिल गई। क्लियर है? समझ रहे हो? ये है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड, चारों की सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म हम लोग पता कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या ग्लैक्टोज। ठीक है। प्रोटीन की क्या है? अमीनो एसिड्स। फैट्स की क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और न्यूक्लिक एसिड की क्या है? पेंटोज, शुगर, पेंटोज, क्योंकि दोनों 5 कार्बन वाली है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये है एंड प्रोडक्ट जो कि एब्जॉर्ब होंगे। समझ रहे हो? जो कि एब्जॉर्ब होंगे। ये है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। क्लियर है? निपटाओ। ये दोनों ही शुगर बाय नेचर पेंटोज हैं। पेंटोज शुगर है बाय नेचर। क्लियर है? अब समझे? समझ गए ना? ये होता है, ये है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। ये कंप्लीट हुआ। अब सबस्ट्रेट के बेसिस पे डाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, है ना? सबस्ट्रेट के बेसिस पे डाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं साथ ही साथ। देखो जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब कहाँ डाइजेस्ट हुआ? ड्यूडेनम तक। तो जेजुनम मीडियम में हम लोग पहले ही कह चुके हैं डाइजेशन नहीं होती। फिर हमने बात की थी लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में है बैक्टीरिया। लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया को, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को होस्ट करके रखती है, जिसकी वजह से कुछ स्पेशल डाइजेशन में हेल्प मिलती है, जैसे विटामिन B12। क्लियर है? इस तरह की डाइजेशन में हेल्प मिलती है, इसलिए वो स्टोर करके रखती है। चलो ये बात भी होगी। नेक्स्ट कि जैसे अगर हम लोग कहें तो हमारी फूड, हमारा जो फूड है हम एक्वायर करते हैं, इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी से। तो सबसे पहले इसकी होती है मैकेनिकल डाइजेशन, फिर होती है इसकी केमिकल डाइजेशन। पहले मैकेनिकल फिर केमिकल। क्लियर है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो और फिर आगे बात करते हैं अब जो स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने फूड एक्वायर किया, ठीक है, खाना खाया हम लोगों ने, फूड की क्या हुई? सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन हुई। और फूड की सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन हुई ना, कहाँ हुई? बक्कल कैविटी में। और इस डाइजेशन से क्या बना? जो प्रोडक्ट मिला वो है बोलस। आओ देखो, मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ हुई? इन बक्कल कैविटी, इन बक्कल कैविटी बाय टिथ, दांतों ने की। क्लियर है? बोलस बना। बोलस क्या है? बोलस है फूड प्लस स्लाइवा। फूड में स्लाइवा मिक्स कर दिया, वो बोलस बन गया। फिर ये बोलस गया आगे,
आगे कहाँ गया, स्टमक में। स्टमक में बोलस के साथ स्टमक का एसिड मिक्स हुआ, क्लियर है? तो क्या बनता है, काइम बना। काइम क्या है, फूड प्लस गैस्ट्रिक एसिड, फूड और गैस्ट्रिक एसिड है ना, ये काइम जाता है आगे, क्लियर है, समझ रहे हो? ये पॉइंट था एक, तो क्लियर हुआ। अब ये जो डाइजेशन थी यहां से यहां तक और इससे भी आगे, ये कैसी है, केमिकल डाइजेशन। ये है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल सिर्फ इतनी हुई है, बाकी केमिकल डाइजेशन है। समझ रहे हो? ये डाइजेशन है। अब हम लोग जो है फूड सब्सट्रेट के तौर पे किसे यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को। न्यूक्लिक एसिड हम लोगों ने एक्स्ट्रा साथ में देख लिया, क्योंकि अबे हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, और प्लांट्स से हम लोग जो फूड लेते हैं वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की फॉर्म में होता है। वो प्लांट पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं तो यानी लिविंग पार्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिस्से हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिस्से यानी उनके अंदर सेल होगा, सेल है तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लिक एसिड होगा जो कि हमें डाइजेस्ट करना है। इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन भी साथ में पढ़ी है, क्लियर है? तो ये हुई डाइजेशन, नोट करो। अब हम चलते हैं आगे। ये डाइजेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं कि डाइजेस्ट हो चुका फूड है ना, एब्जॉर्ब कैसे होता है, यानी सेल्स तक पहुंचाना है उसे, सेल्स को यूज करना है, एसिमिलेट करना है, तो उसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्लियर है? मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म, तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले हैं। पहले, सबसे पहले कि हमारी बक्कल कैविटी में, इन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में कोई एब्जॉर्प्शन होता है? बक्कल कैविटी में कोई एब्जॉर्प्शन होता है? होता है। सम अमाउंट of water and some drugs। अब ये ड्रग्स कोकीन, हशीश, गांजा, हीरोइन वो नहीं है, ये है मेडिसिन आर एब्जॉर्ब्ड हियर। यहाँ एब्जॉर्ब होंगे। फिर फेरेंक्स, इसोफेगस, जहाँ डाइजेशन नहीं होता वहाँ एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता। स्टमक में आ जाते हैं, स्टमक, इन स्टमक। स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज का होता है? हवा में उड़ रहा था, हाँ का तीर, मैंने पूछा तो इसने उठा के ले लिया। उड़ता तीर लेने की आदत है ना?
मैं क्या कह रहा हूँ, हवा में उड़ रहा था हाँ का तीर, मैंने पूछा और इसने तीर उठा के ले लिया, गलत, बुड़बक। हाँ भाई कबूतर, स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्लियर है, समझ रहे हो। और दारू, यहाँ एब्जॉर्ब होती है, समझ रहे हो, दारू। चलो ठीक हुआ, फिर स्टमक से निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम में तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, बात कर रहे हैं जेजुनम इलियम की, ठीक है, तो सिर्फ जेजुनम इलियम, जेजुनम एंड इलियम, यहाँ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा था ये वो हिस्सा है जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट का, यानी ग्लूकोज वगैरह का, अमीनो एसिड, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट ना लिखो तो ठीक है, अमीनो एसिड हम लोग जो प्रोडक्ट है वही लिखेंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये फ्रुक्टोज भी लिख लो, फिर फैटी एसिड, प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है वाटर का, पूरी बॉडी पार्ट्स में सबसे ज़्यादा वाटर यहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। चलो ये हुआ, अब नेक्स्ट, अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा भाई, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सम ड्रग्स एंड विटामिन B12, ऐसे कंपोनेंट्स का डाइजेशन यहाँ होगा, पर जितने भी कंपोनेंट यहाँ एब्जॉर्ब होंगे उनमें से वाटर सबसे ज्यादा होगा, मतलब यहाँ 5 कंपोनेंट फॉर एग्जांपल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उनमें से पानी सबसे ज्यादा होगा, बट वैसे ऑल ओवर सबसे ज्यादा पानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, कंफ्यूजिया मत जाना, समझ रहे हो, ये होता है, क्लियर है, ये हुआ कि किस किस जगह किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, किस किस जगह किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन होता कैसे, ये तो हम लोगों ने जगह देखी जहां एब्जॉर्प्शन होता है, अब एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, तो समझो एब्जॉर्प्शन मेनली 3 तरीकों से हो सकता है, ठीक है, पहला कि सपोज हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ग्लूकोज पड़ा है,
ग्लूकोज की हमें ज़रूरत है, ब्लड में ग्लूकोज कम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ग्लूकोज ज़्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा, यानी बिना किसी एनर्जी खर्च किए, बिना किसी तरह का एनर्जी लॉस किए ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। इसे बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर बिना एनर्जी लगाए चला गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग गया है, हाई टू लो चला गया। फिर हमें और ग्लूकोज चाहिए, अभी ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, वहाँ ग्लूकोज कम है, फिर भी हमें और ज़्यादा चाहिए, तो कम वाली जगह से उठाना है, तो उल्टा करना है, लो टू हाई भेजना है, तो भाई उल्टे चलेंगे तो जोर तो चाहिए, दम तो चाहिए। अब तुम लोग दुनिया से उल्टे चल के देख लो, दम चाहिएगा तुम्हें, ठीक है, एडी से चोटी और बीच में जो हिस्सा आता है उसका भी दम चाहिएगा, समझ रहे हो। तो अब तुम लोग उल्टा चल रहे हो, लो से हाई की तरफ जा रहे हो, तो दम तो चाहिए, मतलब ताकत तो चाहिए, क्योंकि ताकत खर्च होगी, यहाँ दम लगेगा, और ताकत खर्च होगी मतलब एटीपी यूज होगी, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, और इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव एब्जॉर्प्शन, समझ रहे हो। इससे भी काम नहीं बना, एनर्जी भी नहीं है, फिर भी यही कांड करना है, तो भाई तिकड़म बिठानी पड़ती है, ठीक है, बिचौलिए की हेल्प ली जाती है। जब तुम्हारे उस हिस्से में दम भी नहीं है, तुम्हें काम भी चाहिए, तो फिर दिमाग लगाओ, जैसे ग्लूकोज ने लगाया, जरूरत थी, तो इसने क्या किया, मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है उनको दोस्त बना लिया, कि भाई तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, थोड़ा कुछ जाना नहीं, मैं चला जाऊंगा उस साइड, मेरा काम हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब मेम्ब्रेन प्रोटीन को बोला कि तुम लोग अपनी जगह पे घूम जाओगे ना, तो मैं तो उस साइड चला जाऊंगा, तुम्हें पकड़ करके, तुम हिलोगे नहीं जगह से, क्या फर्क पड़ना है। मेम्ब्रेन प्रोटीन बोले ये बात भी ठीक है, ले तेरी भलाई कर देते हैं, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से मूवमेंट कर जाता है, जिसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड मूवमेंट या फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तीन तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, क्लियर है, जो कि मैकेनिज्म है फूड एब्जॉर्प्शन का, समझ रहे हो, और ये मैकेनिज्म हम लोग कल देखेंगे तीनों, ठीक है, याद में छोड़ नहीं सकते। चलो कल मिलते हैं।